अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का हमारा पहला सेशन मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस कैफ सिक्स के ऊपर ग्रुप बी में आप लोग मोस्ट बच्चों की पहली शायद अटैम्प्ट होगी ग्रुप बी में। और तो उस लिहाज से कैफ 5, 6, 7, 8 4 पेपर्स का ये ग्रुप बी हमारा होता है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी अपनी डिस्कशन कैफ सिक्स के। आज का हमारा एजेंडा रहेगा मेनली कैफ सिक्स को समझना, कैफ सिक्स है क्या और हम इसको किस अंदाज में पढ़े होंगे, क्या डूज एंड डोंट्स होंगे सब्जेक्ट को करने के लिए। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। ज़्यादातर बच्चे तो मुझे फेमिलियर फेसेस नज़र आ रहे हैं, जिनको नहीं मेरा तारुफ तो उनके लिए 99 में मैंने सीए कंप्लीट किया था और 2002 से मैं फुल तकरीबन टीचिंग से अटैच हूँ। 2004 से फुल टाइम, 2002 से पार्ट टाइम एंगेज हो गया था और मैंने ACCA को और CA के बच्चों को पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर दोनों जगह बेतहाशा पढ़ाया हुआ है। और CA के बच्चों की अगर बात करें, ये फाइनेंस सब्जेक्ट की बात करें, तो फाइनेंस सब्जेक्ट ही वो पहला सब्जेक्ट है जो मैंने 2002 में कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया था, कॉलेज लेवल पे। इंडिविजुअल पर्सनल लेवल पे तो उससे पहले भी कभी न कभी पढ़ाया हुआ है दोस्तों को, अदरवाइज स्टूडेंट्स को। लेकिन 2002 से फाइनेंस का सब्जेक्ट मैंने कॉलेज लेवल पे पढ़ाना शुरू किया, ACCA को। 2008 से ये सब्जेक्ट मैंने CA फाइनल लेवल को पढ़ाना शुरू किया और फिर जब ये 2021-22 में नई स्कीम फाइनेंस का सब्जेक्ट कैफ लेवल पे इंट्रोड्यूस हुआ तो तकरीबन सेकेंड अटैम्प्ट से मैं इसको भी टेकअप मैंने किया हुआ है। इसके अलावा मैं CA में कैफ 3 का सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ और ये CA में जो फाइनल लेवल BFD, ये तो मैंने जैसे बताया 2008 से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ। अच्छा जी, इसके बाद ये हमारा थोड़ा सा कोर्स का प्लान हमारे सामने है। आल्दो ये चैलेंजिंग होने वाला है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमारी नॉर्मल कोर्स कमेंसमेंट के मुकाबले में हम तकरीबन 2 हफ्ते लेट कोर्स शुरू कर रहे हैं। सो बी प्रिपेयर्ड कि ये जो, और आगे अभी एक ईद और आनी है और फिर मुहर्रम की भी छुट्टियां 2 आनी हैं, तो बी प्रिपेयर्ड कि ये सेशन थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। ये आम सेशन थोड़ा फ़र्क हो, हम कोशिश करेंगे कि इसके चैलेंज को बेहतर से बेहतर तरीके से मैनेज करें इंशाअल्लाह, ताकि आप पे एक बहुत ज़्यादा बर्डन, या मैं कहूँगा कम से कम बर्डन इस पर एडिशनल फील हो। लेकिन बहरहाल जो अब छुट्टियाँ गुजरी हैं और जो छुट्टियाँ आनी हैं वो कवर अप तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम है टीचर्स इंटरेक्शन का जो कि हमें लगता है कि मिनिमम रिक्वायर्ड है। तो इंशाअल्लाह उसको एक अच्छे तरीके से कवर अप करेंगे। आई बी शेयरिंग सून कि हमारा प्लान क्या होगा इसको कवर अप करने के लिए, जो कि इंशाअल्लाह जैसे मैंने कहा कम से कम बर्डन के साथ उसको लेके चलेंगे। कोशिश करेंगे 31 जुलाई या मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, 2, 4, 5 अगस्त तक हम इस कोर्स को वाइंड अप कर लें इंशाअल्लाह। एज़ यू नो, हमारा यहाँ पे राइज में सिस्टम वीकली चैप्टर वाइज टेस्ट होते चलते हैं, मंथली असेसमेंट्स आती हैं और इंशाअल्लाह पिछली दफ़ा से हमने थोड़ा सिलसिला शुरू किया था कि हम जो टेस्ट सीरीज़ भी फाइनल मंथ में लाते हैं, तो 3rd वीक ऑफ जुलाई से हम टेस्ट सीरीज़ अपनी शुरू कर देंगे पूरे सिलेबस की, जो कि इंशाअल्लाह ख़त्म होगी जाके तकरीबन अगस्त के 3rd वीक में या 4th वीक में विद मॉक, जिसमें आपके चैप्टर वाइज 2-2, 3-3 चैप्टर के मिल के पहले वीकली टेस्ट सीरीज़ चलती है, फिर हाफ बुक टेस्ट आ जाता है और फिर फुल मॉक, फाइनल मॉक उसमें आ जाता है। अच्छा जी, ये है जी ग्रुप बी की कहानी। ज़रा वैसे तो ग्रुप बी हर टीचर आपसे शेयर कर ही रहा होता है, तो ज़रा थोड़ा सा हम देख लें सब्जेक्ट के बारे में, ये सब्जेक्ट कितना कुछ चैलेंजिंग बच्चे इसको फील करते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रुप ए के मुकाबले में ग्रुप बी में ओवरऑल ही पास रेट अच्छे हैं, कहीं कहीं एक्सेप्शंस के अलावा। रिसेंट टाइम पर अगर हम देखें तो ये जो ऑटम 24 का रिजल्ट डिक्लेयर्ड है, वैसे तो रिसेंट स्प्रिंग 25 का एग्जाम कंडक्ट हुआ, लेकिन इसका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं है, हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे ही रिजल्ट बेहतर हैं। सबसे बेहतर शायद कैफ 7 है, फिर कैफ 5 और कैफ 6 है, और सबसे कम कैफ 8 है। कैफ 8 ओवरऑल थोड़ा लो लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, मिड 30s में, लेकिन बाकी सब्जेक्ट आप देख सकते हैं 40s और 50s को टच कर रहे हैं। और अगर हम कैफ 6 को देखें तो कैफ 6 नॉर्मली बेस्ट रिजल्ट ही रह रहा है। तो कैफ 6 का रिजल्ट ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ऑन एवरेज बेसिस पे कैफ ग्रुप बी में बेस्ट रहता है। इन जनरल ग्रुप ए के मुकाबले में ग्रुप बी ओवरऑल बेहतर है, लेकिन ग्रुप बी में कैफ 6 ऑन एवरेज सबसे बेहतर है। तो इसका मतलब कैफ 6 को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पेपर है नहीं, सिलेबस का बेटा बहुत बड़ा है नहीं। कैफ 3 आप पढ़ के आए हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आप कह सकते हैं उसी की एक एक्सटेंशन है, या उसी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जो अप्रोच वहाँ पे सीखी थी लॉजिकल थिंकिंग की, उसी पैटर्न को लेके इस सब्जेक्ट का एक मेजर कंपोनेंट डिज़ाइंड है। तो
लेकिन सिलेबस इसका काफ़ी कम है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैफ 3 पढ़ाते पढ़ाते और मैं पढ़ाते पढ़ाते और आप पढ़ते पढ़ते काफ़ी थक जाते हैं, सिलेबस ख़त्म नहीं होने में आता। वो 15-16 चैप्टर उसमें आ जाते हैं, जिसमें कोई टॉपिक्स भी 13-14 टॉपिक्स हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसमें टॉपिक्स मेजर जो हम कहें फाइनेंस का पोर्शन हमारा होता है, यानी हम उस पर भी बात करते जाते हैं, सिलेबस पे भी आ जाते हैं साथ ही। हमारे सिलेबस को एग्जामिनर ने आईकैप ने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला हिस्सा ए मैनेजरियल एनालिसिस, बी फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, सी बजटिंग। हमारे पास ये जो इसको कलेक्टिवली हम इसको फाइनेंशियल एनालिसिस का पोर्शन कह लेते हैं, क्योंकि ये भी फाइनेंस है, इसमें भी नंबर्स हैं, ये भी फाइनेंस है, इसमें भी नंबर्स हैं, ये मैनेजरियल है, ये थ्योरी है। ये जो पोर्शन है 30 to 40%, हमें पास पेपर का ट्रेंड भी अभी हम देख लेंगे, ऑलमोस्ट इसी रेंज में ही एग्जामिन होता है। एवरेजली आप कह सकते हो 35 के करीब मार्क्स हमें मैनेजरियल से आते हैं और 65 के करीब मार्क्स हमें फाइनेंशियल एनालिसिस के एरिया से आते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस मोस्टली बच्चों का फेवरेट एरिया, न्यूमेरिकल एरिया होता है, और मैनेजरियल एनालिसिस मोस्टली बच्चों का कोई नापसंदीदा एरिया, मेरा भी नापसंदीदा एरिया थ्योरी का एरिया होता है। अच्छा, इस पूरे एरिया में जो तकरीबन हमारे हैं 65 के करीब ऑन एवरेज मार्क्स, सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं। 6 चैप्टर्स में आपका 65 नंबर यहाँ पे प्रिपेयर हो जाते हैं। यहाँ पे चैप्टर तो थोड़े ज़्यादा हैं, मे बी 8-9 चैप्टर हैं, लेकिन वो छोटे छोटे से हैं। बाद कुछ चैप्टर को 5 पेजेस को 7 पेजेस 8-10 पेजेस छोटे छोटे से चैप्टर हैं। आप कह सकते हैं छोटे छोटे से थ्योरीज हैं, टॉपिक्स हैं, जहाँ पे हम कवर कर रहे होते हैं। मेनली आप समझिए कि मेरे हिसाब से ये 65 नंबर अगर आपने प्रिपेयर कर ली हैं तो 65 में से ही अक्सर बच्चे, अच्छे बच्चे 45-50 नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे 35 में से 12, 15, 18, 20 जितने भी ले लो वो बोनस हैं। पास हम यहीं पे मेनली हो रहे होते हैं। और ये सिर्फ 6 चैप्टर की कहानी है, उसमें से भी 2 चैप्टर यहाँ पे हैं, 4 चैप्टर यहाँ पे हैं। मार्क्स आप देख सकते हो एग्जामिनर ने जैसे बांटे हुए हैं। ये 2 चैप्टर्स तकरीबन 2 सवाल यहाँ से आ रहे हैं, ये 4 चैप्टर 2-3 सवाल यहाँ से आते हैं, कुछ MCQs भी जा रहे होते हैं, और इसमें भी हमारे पास तकरीबन 3 से 4 हमारे सवाल बन रहे होते हैं मैनेजरियल एनालिसिस के पोर्शन से। अच्छा जी, सो हमारे एरियाज़ की हम बात करें, मैंने कहा कलेक्टिवली हम इसको फाइनेंशियल एनालिसिस कह लेते हैं, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम ही मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस है। तो ये मैनेजरियल एनालिसिस तकरीबन 35 नंबर, ये फाइनेंशियल एनालिसिस तकरीबन 65 नंबर। ये हमारे पेपर का स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को लेके हम मज़ीद आगे चलते हैं। ये हमारे एग्जामिनेशन में टेस्टिंग कैसे होती है। हिस्टोरिकली हमारे को क्वेश्चन नंबर फिक्स नहीं रहे, थोड़ी थोड़ी वेरिएशन प्लस माइनस ऊंच नीच होती रहती है क्वेश्चन में, कभी कम कभी ज़्यादा। जैसे सेक्शन ए में हमारा एक MCQs पे क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कैफ ग्रुप बी में आपको तमाम तकरीबन पेपर में ये स्ट्रक्चर मिलता है। तकरीबन 15 मार्क्स का MCQs हमारे यहाँ पे 12 से 15 MCQs 1 से 1.5 नंबर के होते हैं। तो रिसेंट ट्रेंड में 15 MCQs 15 नंबर हमें ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन कभी माजी में ऊंच नीच भी होती रही है। 1.5 नंबर का MCQ भी रहा है, 12 MCQs में 15 नंबर पूरे किए हुए एग्जामिनर ने होता रहा है। लेकिन आप सेफली कह सकते हैं 1 नंबर पर MCQ 15 MCQ। ये जनाब हमारा क्वेश्चन हो गया नंबर 1। इसके बाद सेक्शन ए में मैनेजरियल एनालिसिस के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, MCQs में ना मैनेजरियल और फाइनेंशियल दोनों है, रेशियो तकरीबन वही है 35-65 रेशियो में ही। कुछ मतलब आप समझे 15 है तो 15 में से 3 या 4 MCQ मैनेजरियल के होंगे, 11-12 MCQ फाइनेंशियल के होंगे। सेक्शन ए के लॉन्ग क्वेश्चन मैनेजरियल एनालिसिस के यहाँ पे आते हैं तकरीबन 3 से 4। इसमें भी कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है, कभी 3 क्वेश्चन आए हुए, कभी 4 क्वेश्चन आए हुए, तो इसमें कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है। 3 से 4 क्वेश्चन और 6 से 15 नंबर की रेंज है, जिसमें हमें क्वेश्चन माजी में नजर आते हैं कि 6 नंबर का सवाल भी है और 15 नंबर का सवाल भी है। वेरीड यहाँ पे मार्क्स आते हैं, कोई फिक्स नहीं है ट्रेंड। लेकिन और यहाँ पे इस तरह देखें तो हम ये सेक्शन बी हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस के लॉन्ग क्वेश्चन है, जो मैं आपको कह रहा था कि हमारे जो 6 चैप्टर्स हैं, 6 में से यूजुअली में 4 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। 6 के 6 टॉपिक हर एग्जाम में टेस्ट नहीं हो रहे होते, नॉर्मली 4 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं, बाकी कुछ MCQs में टेस्ट हो जाते हैं। चैप्टर 6 के 6 टेस्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि चैप्टर बिल्कुल छूट जाता है। जिनके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आए उनके MCQs आ जाते हैं। तो जनाब ये इनकी कहानी है, और इनकी रेंज भी 6 से 17 है। छोटे सवाल 6 नंबर के भी आए हुए हैं और लेंथी सवाल 17 नंबर का भी आया हुआ है। तो टोटल 8 से 9 क्वेश्चन बन जाते हैं,
और 100 मार्क्स का पेपर बन जाता है। ये ऑन एवरेज जो पास पेपर का ट्रेंड है वो हमारा ये है जनाब। सो 15 नंबर के एमसीक्यूज, इसके बाद तकरीबन 30 नंबर के ये सवाल होते हैं और बाकी बचे आपके जो 15, 30, 55 नंबर उसके सवाल हमें यहाँ पे ये मिल रहे होते हैं। ये हमारा ओवरऑल पेपर का स्ट्रक्चर। सो कंटेंट्स दो हिस्से, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल। मैनेजरियल टोटल थ्योरी है, इसको आप लिंक कर सकते हो, कुछ ना कुछ आपने I2B पढ़ा, I2B पढ़ी है थ्योरी, समझो ये मैनेजरियल एनालिसिस उसकी एक्सटेंशन है। ये मैनेजरियल एनालिसिस टोटल थ्योरी I2B जो आपने पढ़ी है ये इसकी एक्सटेंशन है। इसमें जो टॉपिक पढ़े हैं, इसमें जैसे हमने कैफ 3 पढ़ा था, वहाँ पे मैंने कहा था कि भाई इनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप QM में पढ़ के आए हुए और आपको फील भी हुआ था QM में मैथमेटिक्स जो पढ़ा हुआ था उसी के ऊपर कुछ टॉपिक्स हमारे बेस थे। सिमिलरली QM के ही कुछ टॉपिक्स पे बेस यहाँ पे, कुछ कैलकुलेशन पे बेस यहाँ पे टॉपिक्स आने वाले हैं। ये भी उसी की एक्सटेंशन, माजी से जो कनेक्ट हो रहा है मैथमेटिक्स से, प्राइमरली वहाँ से कनेक्ट हो रहा है ये। तो दो पोर्शन, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल। ये उसके पेपर में एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर। सेक्शन ए MCQ, दोनों तरह के MCQs होंगे। सेक्शन ए लॉन्ग क्वेश्चन, सिर्फ मैनेजरियल के लॉन्ग क्वेश्चन। सेक्शन बी लॉन्ग क्वेश्चन, सिर्फ फाइनेंशियल के लॉन्ग क्वेश्चन। और मार्क्स MCQ में आप सेफली 1 नंबर पर MCQ, और यहाँ पे वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा जी, स्टडी मटेरियल हमें क्या फॉलो करना है? फाइनेंस के पोर्शन के लिए तो हमारे पास एक कंप्रीहेंसिव ये नोट्स आपको अवेलेबल हैं। इसमें राइटअप भी है, इसमें इलस्ट्रेशन भी है, इसमें पास पेपर क्वेश्चन भी है। तो फाइनेंस का तकरीबन कह लें जो सेफली 65% मार्क्स है ना, उसके लिए तो ये बुक अवेलेबल है, बुक शॉप से आप ले लीजिएगा। इसमें कंपाइल हुआ हुआ सब कुछ। और जहाँ तक मैनेजरियल पोर्शन की बात है, मैनेजरियल पोर्शन पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल कंप्रीहेंसिव नोट्स कंपाइल नहीं कर पाया क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाया था। इसलिए मेरे पास समरी, मैं आपके नोट्स शेयर करूंगा लेकिन मैं उनको क्लेम नहीं करूंगा कि किताब देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें रिकमेंड करूंगा कि नोट्स आपको क्लासरूम के लिए मैं दूंगा, हैंडआउट्स दूंगा, पास पेपर क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन साथ मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ICAP की टेक्स्ट बुक भी कैरी करो, क्योंकि थ्योरी की चीज़ों में देखा गया है, इवन मैं जब नोट्स डेवलप भी कर लूँगा शायद फिर भी मैं ICAP की किताब से आपकी जान ना छुड़वाऊँ, क्योंकि मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है कि इस मैनेजरियल एनालिसिस के पोर्शन में क्वेश्चंस हैं वो बात का डिट्टो ICAP अपनी किताब से एग्जामिनर बना देता है। ICAP की किताब में कोई पैरा लिखा हुआ है, उस पैरे की हेडिंग को उठा के सवाल बना दिया जाता है। सो मैं नहीं चाहता कि मैं नोट्स बनाते हुए पैराज को समराइज़ करूं, आसान करूं और आपको एग्जाम में उस पर 5-7 नंबर का सवाल आ जाए और आपको उसमें समरी नॉलेज पता और आप वो 5-7 नंबर अच्छा ना कर पाओ। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि ये किताब, बेशक आपके पास नोट्स आ भी जाए, किताब को आपने 1 या 2 दफ़ा ज़रूर पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पर बेटा ये ख्याल रखना, ये रटे वाली चीज़ें CA में रटा तकरीबन ना होने के बराबर होता है, या कह सकते हैं कुछ सब्जेक्ट में 10, 15, 20% रटा आपको सपोर्ट करता है, असल काम अंडरस्टैंडिंग का है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, आल्दो ये मैनेजरियल एनालिसिस थ्योरेटिकल पोर्शन है लेकिन इसमें मेजर काम अंडरस्टैंडिंग का है, समझने का है। अच्छा, हमारी अप्रोच क्या रहेगी? मैं आपको ओवरऑल पास्ट पेपर एनालिसिस सरसरी से शेयर करता हूं, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी आपने कोई टॉपिक पढ़ा नहीं है, आप उसको बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाओगे, लेकिन मकसद है कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए सब्जेक्ट का। मैं मैनेजरियल एनालिसिस का भी शेयर करूंगा, फाइनेंशियल एनालिसिस का भी शेयर करूंगा, और उसके बाद फिर हम फाइनेंशियल एनालिसिस से अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो हमारा क्रिटिकल एरिया है। सिर्फ 6 चैप्टर्स पे 65% नंबर हमारे सिक्योर होते हैं। तो हम पहले फाइनेंशियल एनालिसिस का पोर्शन पढ़ेंगे और देन हम मैनेजरियल एनालिसिस के पोर्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन मैं ओवरऑल जो एक ओवरव्यू है मैनेजरियल एनालिसिस का, वो मैं आपसे आज ही थोड़ा शेयर कर लूँगा। बाकी डिटेल डिस्कशन तो जैसे जब इंशाअल्लाह उसकी बारी आएगी तब करते चलेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू उसके बारे में आपको दे दूं कि वो क्या है। ये जनाब मैनेजरियल एनालिसिस की हमारी कहानी है। टोटल 9 और 1 10 चैप्टर है जी हमारे पास मैनेजरियल एनालिसिस में। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इन चैप्टर्स में से आप अगर 1 और ये 4, ये 5 चैप्टर अगर कर लेते हो तो मैनेजरियल एनालिसिस का भी 75% इन 5 चैप्टर में है। टोटल चैप्टर 10 हैं, लेकिन 10 में से एक ये चैप्टर और एक ये चैप्टर। आप देख सकते हो मार्क्स इन्हीं में नजर आ रहे हैं आपको, मार्क्स आपको इन्हीं में नजर आ रहे हैं। बाकी यहां पे देखो 2 नंबर 2 नंबर
ये एक्सेप्शनल था, एक 8 नंबर का यहाँ सवाल पड़ गया, दैट वाज एक्सेप्शन। और इस तरह यहाँ पे भी इस चैप्टर में भी 1 नंबर 2 नंबर, दैट्स इट। सिर्फ ये एक सवाल एक एक्सेप्शन आ गया था चैप्टर नंबर 1 में से, उसने लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया। बाकी 1 2 3 एमसीक्यूज हैं। चैप्टर 5 में भी नॉर्मली एमसीक्यूज हैं, शायद कोई एक आध सवाल छोटा सा 3-4 नंबर का कभी आया हो। तो 1 2 3 एंड 5 एंड 12 ये जो चैप्टर हैं ये आपके बिल्कुल आप समझिए लेसर इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू हद तक इनकी रेलेवेंस है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से देखा जाए तो 4 6 7 8 9 ये 5 चैप्टर करें तो आपका तकरीबन 75% ऑफ मैनेजरियल एनालिसिस कितना बनता है? 35 का 75 कितना बनता है? 35 का 75 कितना बनता है? क्योंकि 35% मैनेजरियल एनालिसिस है, उसका 75% ये 4 कर लो, 26.25, ठीक है। तो आप समझिए ये 5 चैप्टर आपका 26 मार्क्स यहाँ से बन जाते हैं। 6 चैप्टर मैनेजरियल एनालिसिस के डाल लो, 65 नंबर वहाँ से बन गए, तो आपके तकरीबन 90+ नंबर तो आपके 6 जमा 5 11 चैप्टर में पूरे हो जाते हैं। और बाकी जो 5 चैप्टर है वो 8-9 नंबर के हैं, हम उनको भी कवर करेंगे, चैप्टर हम छोड़ेंगे कुछ नहीं। लेकिन मैं अहमियत आपको बता रहा था कि हर चैप्टर की अपनी अहमियत है। कहीं से कुछ चैप्टर है जिनमें एग्जामिनर सिर्फ एमसीक्यूज के लिए ज़्यादा उनको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कुछ चैप्टर है जिनसे लॉन्ग क्वेश्चन रेगुलरली आ रहे हैं। जैसे आप चैप्टर नंबर 4 देखो, मैं नाम अभी नहीं जा रहा, तो चैप्टर नंबर 4 से रेगुलरली आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन रेगुलरली आपके पास आ रहे हैं। हर अटेम्प्ट में तकरीबन आपको लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे नज़र आ रहा है। देयर इज़ ओनली वन एक्सेप्शन जहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया। इसी तरह चैप्टर 6 पे आ जाओ तो लॉन्ग क्वेश्चन की अहमियत है, हर अटैम्प्ट में तो नहीं लेकिन काफ़ी अटैम्प्ट में आया। चैप्टर 7 में आओ तो मॉडल पेपर से लेके हर अटैम्प्ट में आता रहा, एक्सेप्शन वाज ओनली 1 अटैम्प्ट जिसमें यहाँ पे नंबर नहीं आया। लेकिन नंबर्स की वेरिएशन आप देख सकते हो, अब हम मिसगाइड हो जाते हैं बाज़ औक़ात। चैप्टर 7 की बात देखो, अगर इसमें एज लो एज 0 एंड एज हाई एज 27 या लॉन्ग क्वेश्चन देखो तो 26। अगर टोटल देखें मिनिमम 2.5 नंबर इसमें से आए हुए हैं और मैक्सिमम 27 नंबर इस चैप्टर में ऐसे हैं। इतनी ज़्यादा वेरिएशन। अच्छा, ये वेरिएशन आपको क्यों नजर आती है? ये तो जो चैप्टर है ना, कहने को ये 2 चैप्टर हैं, लेकिन 2 चैप्टर में छोटे छोटे 2-2 3-3 4-4 पेजेस के बाद का करके 2-2 4-4 पेजेस करके 10 मॉडल्स हैं इनमें, इन 2 चैप्टर्स में। ये सबसे क्रिटिकल ये 2 चैप्टर्स हैं, इनको अगर आप देखेंगे ना तो इनमें 10 मॉडल नहीं, सॉरी इसको भी डाल लें, 10 मॉडल हैं इन 3 चैप्टर में आगे, 2 मॉडल यहाँ पे हैं, बाकी 8 यहाँ पे, टोटल 10 मॉडल्स आपके यहाँ पे आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे अहम आपके चैप्टर्स कहलाते हैं। टेक्निकल चैप्टर्स हमारे यही रहते हैं। हमारी स्टडी का अंदाज भी कुछ ऐसा रहेगा, जब हम पढ़ना शुरू करेंगे ना तो मैं चैप्टर 6 से पढ़ाना शुरू करूँगा, जो सबसे अहम चैप्टर हैं 6 7 8 9। हम पहले इनको पढ़ते हैं। ये हमारे हैं अप्लाइड नेचर के चैप्टर। ये ज़रा मैनेजरियल एनालिसिस पे बात कर रहे हैं ना, तो इसमें हम ज़रा डिस्कस कर लें एक और अंदाज भी। हमें जो एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो में लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं उनमें कुछ क्वेश्चन तो सिंपल, डिफाइन, एक्सप्लेन, सिर्फ लिखना है, किताब की जो चीज़ें याद की हुई आपने लिख देनी है। और कुछ क्वेश्चन होते हैं अप्लाइड, कि भाई आपने ये कंपनी की कहानी है, फलाने मॉडल के तहत इस कहानी को एक्सप्लेन करें, या फलाने मॉडल के तहत इस कहानी को, कंपनी के केस को एनालाइज करें। एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, ये है सिंपल वर्ड में इस मॉडल को एक्सप्लेन करें, मॉडल ABC एक्सप्लेन करें। और ये है कंपनी XYZ के प्रॉब्लम को मॉडल ABC की रोशनी में एनालाइज करें। ठीक है, ये है मॉडल, जैसे पढ़ा वैसे लिख दो। ये है मॉडल जो पढ़ा है ना, उसके मुताबिक प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, इस कंपनी के इश्यूज को एनालाइज कैसे करना है वो बताएं। हमें दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा मजीद आपकी आसानी के लिए, अगर मैंने जैसे कहा था टोटल हमारे तकरीबन से 35 मार्क्स यहाँ पे अगर टोटल हैं, 35 में से मैं कहता हूँ 5 मार्क्स इधर निकल गए, 30 इधर आ गए, तो इन 30 में से तकरीबन आपके 20 से 25 मार्क्स इधर होते हैं और 5 to 10 मार्क्स आपके यहाँ होते हैं। इसका मतलब रट्टे वाला काम सिर्फ यहाँ पे है कि जो याद किया लिख दो, बाकी सारा काम
याद नहीं करना, समझना है। और समझना ही नहीं है सिर्फ, इस अंदाज में समझना है कि प्रैक्टिकली किसी कंपनी को इश्यूज आए तो उस कंपनी पे हमने उस मॉडल को कैसे अप्लाई करना है। अब ये आप समझो कैफ 3 में थोड़ा सा आपको जो सोचने का अंदाज दिया था, भाई दिमाग इस्तेमाल करो, ये उससे नेक्स्ट लेवल है। दिमाग ही इस्तेमाल करना है, लेकिन अब नेक्स्ट लेवल पे जाके इस्तेमाल करना है। अब हमने जो प्रॉब्लम मैनेजरियल एनालिसिस में भी और फाइनेंशियल एनालिसिस में दोनों में ही दिमाग इस्तेमाल करने की बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा लेवल अब यहाँ पे मजीद आपका एक अपग्रेड होने जा रहा है यहाँ पे इंशाअल्लाह। ठीक है जी। तो इस चैप्टर, इस किताब में भी अगर जैसे इस सब्जेक्ट में भी देखें, सिर्फ ये 5 से 10 नंबर है जो रटे वाले हैं, बाकी सारे MCQs भी अंडरस्टैंडिंग पे आपको बेस होते हैं और एप्लीकेशन तो है ही टोटल अंडरस्टैंडिंग पे। तो इंशाअल्लाह इसको हम बड़े अच्छे अंदाज में कवर कर रहे होंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे मजीद आपको क्लियर कर दूँ, अगर हमें क्वेश्चंस आएंगे ना सिंपल, तो ये 5 जो चैप्टर हैं इनमें से हमें सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और ये जो 3, 6, 7, 8, 9 ये जो 4 चैप्टर हैं इनमें से हमें अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। ये मजीद मैं आसानी के लिए आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर हैं इनसे हमें अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, और ये जो 5 चैप्टर हैं, और इवन ये भी इसको साथ जोड़ लीजिए, हम इसको भी साथ जोड़ देते हैं, चैप्टर 12। इंशाअल्लाह आगे चलेंगे, दोबारा सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैनेजरियल एनालिसिस पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं। आपको पता हो कि हमने जो पढ़ना है सब्जेक्ट टोटल 10 चैप्टर, ये जो 6, 7, 8, 9 4 चैप्टर में से हमें अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली, रेयरली इनमें से कुछ सिंपल क्वेश्चन आएगा, और जो बाकी 6 चैप्टर हैं इनमें से हमें नॉर्मली सिंपल क्वेश्चन आते हैं। हमें मेमोराइज की होती हैं चीज़ें, हमें लिखने का काम आता है। अगर आएगा तो ज़्यादातर तो है ही MCQs, अगर आएगा इनमें से सवाल तो लिखने का, डिफाइन, एक्सप्लेन टाइप के सवाल आते हैं। लेकिन यहाँ पे अप्लाई, एनालाइज, एवेल्यूएट, थ्योरी पढ़ी है, ये मॉडल है, इसके तहत कंपनी ABC को एवेल्यूएट करो, कंपनी ABC के प्रॉब्लम को फलाने मॉडल के तहत एनालाइज करो, कंपनी ABC के इश्यूज को फलाने मॉडल के तहत डिस्कस करो, और कोई सोल्यूशन बताओ, इसके मसाइल का हल क्या है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे चैप्टर 6 से 9 तक हम डिस्कस कर रहे होंगे, और 1 से 5 एंड 12 सिर्फ डिफाइन, एक्सप्लेन, एलैबोरेट टाइप की चीज़ें हमें आएंगी। तो ये जनाब हमारा ओवरऑल सिलेबस का स्ट्रक्चर मैनेजरियल एनालिसिस के लिहाज से। मैनेजरियल एनालिसिस में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि हमने डिस्कस किया, इस तरह हमारे बटे होते हैं। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी चैप्टर बिल्कुल इग्नोर करने वाला यहाँ पे है नहीं। वेट कम ज़रूर होता है, जैसे यहाँ पे इस चैप्टर में पिछली 3 टर्म में से कुछ नहीं आया, इस चैप्टर में से पिछली 3 टर्म में सिर्फ 1 नंबर आया है, इस चैप्टर में से पिछली 3 टर्म में सिर्फ 1 नंबर आया, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 में 1 आया है, यहाँ पे पिछली 3 में 1 आया है। तो चैप्टर 1, 2, 3 की आप इस लिहाज से अहमियत देख सकते हो कि 1, 2, 3 को देखो तो टोटल पिछली 3 टर्म में 1 नंबर आया हुआ है, पिछली 4 अटैम्प्ट में 3 चैप्टर मिला के 7 और 1 8 नंबर आए हुए। इनकी सिग्निफिकेंस 4 अटैम्प्ट में 8 नंबर की है, इतनी कम अहमियत है। लेकिन नीचे अगर देखते हैं तो हमें नंबर्स काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और अलार्मिंग हद तक ज़्यादा हो जाते हैं। एक चैप्टर में से 27 नंबर भी आए हुए हैं। ठीक है जी। सो हमने इन शॉर्ट, हमें 6 से 9 तक तो कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं है, बल्कि हम 4 भी शामिल करके 4, 6, 7, 8, 9 कर लिया तो ये मिला के हमारा 26-27 नंबर पूरे हो गए। यहाँ पे पीछे 8-9 नंबर के लिए बाकी चैप्टर हमारे बचते हैं। तो इसको हम बड़ा स्ट्रेटेजिकली इसी तरह लेकर चलेंगे। हम जो 4, 6, 7, 8, 9 पे बहुत ज़्यादा तवज्जो करेंगे ताकि हमारा 35 में से 26-27 सिक्योर हो जाए, और बाकी चैप्टर्स को हम उसी अंदाज में जितनी इनकी वेटेज है उस हिसाब से वेट देते हुए कवर करेंगे कि इनमें से चांसेस MCQs के आने के हैं तो MCQs के लिहाज से हम उनको कवर करेंगे। मेजर फोकस हमारा फाइनेंस पर रहेगा 65 नंबर, और यहाँ से 4, 6, 7, 8, 9 ये 4 चैप्टर यहाँ से हमने उठाने हैं। 4, 6, 7, 8, 9 5 चैप्टर यहाँ से, 6 चैप्टर वहाँ से, 11 चैप्टर हमारा मेन फोकस रहेगा। बाकी चैप्टर जो हमारे हैं उनको हम ज़रा स्मार्टली कवर करेंगे, जितना वेटेज है उस हिसाब से। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि एग्जाम में हमने कोई चैप्टर ज़ीरो नहीं करना होता, हमने हर चैप्टर को इतना ज़रूर पढ़ना है कि कोई हमें 1-2 नंबर का सवाल वहाँ से आए तो हम हाथ डालने के काबिल ज़रूर हों, बिल्कुल ज़ीरो किसी चैप्टर में ना हो। तो उसी अंदाज से हम सारे के सारे इंशाल्लाह चैप्टर को यहाँ से लेकर चलेंगे।
मैंने क्वेश्चन की टाइप्स भी आपको एक्सप्लेन कर दी, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, कैसे तैयार करना है, और ये मैं वैसे ऑलरेडी एलेबोरेट कर चुका हूं। जैसे एक टिपिकली एक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट प्रिंट हुई है, सिंपल क्वेश्चन जैसे एक्सप्लेन, ये सिंपल क्वेश्चन होता है, और ये उसकी एप्लीकेशन कि जी रिलेट द स्टेप्स ऑफ द एमबीओ, ये सेम क्वेश्चन का, सेम टॉपिक का सिंपल क्वेश्चन, उसी टॉपिक का अप्लाइड क्वेश्चन। यहां पे कह रहा है एमबीओ बताओ क्या होता है, और यहां पे क्या कह रहा है, रिलेट द स्टेप्स ऑफ एमबीओ प्रोसेस फ्रॉम द सिनेरियो अबव, आल्सो सजेस्ट इंप्रूवमेंट टू द प्रोसेस बिफोर जावेद रन्स इट अगेन। ये एमबीओ की एक्सप्लेनेशन है, ये एमबीओ की एप्लीकेशन है। एमबीओ क्या है इसमें बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैंने आपको जो मकसद था बताना कि भाई सिंपल क्वेश्चन और अप्लाइड क्वेश्चन में फर्क क्या है। ये एक ही टॉपिक का सिंपल क्वेश्चन, उसी टॉपिक का अप्लाइड क्वेश्चन। अप्लाइड क्वेश्चन में आपको कंपनी की कहानी दी जाती है और उस कहानी के मुताबिक आपसे एक्सप्लेनेशन या एनालिसिस मांगा जाता है कि भाई इस प्रोसेस को इस कहानी पे अप्लाई करके बताओ कि यहां पे वो प्रोसेस कैसे चल रहा है। जी, यहां तक कोई सवाल? अभी हमने सिर्फ जो डिस्कस किया है ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सिलेबस का हमारा क्या है स्ट्रक्चर, उसमें पेपर स्ट्रक्चर हमारा क्या है, और मैनेजरियल एनालिसिस के लिहाज से हमारा अंदाज क्वेश्चन का क्या होने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं फिर बता दूं, ये सारी चीज़ें मैनेजरियल एनालिसिस की रिपीट होंगी जब हम मैनेजरियल एनालिसिस पे बात शुरू करेंगे, लेकिन शुरू में सिलेबस स्टार्ट करते हुए भी मैं समझता हूं कि आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसलिए मैं आपसे ये चीज़ें शेयर कर रहा हूं। किसी बच्चे के दिन में कोई सवाल भाई? थ्योरी के पोर्शन में मैं एक अहम बात बता दूं, इससे पहले मैं थ्योरी, जैसे मैंने कहा, किसी और सब्जेक्ट में मैंने पहले कभी पढ़ाई नहीं, या मेरे कैफ 3 में जैसे थ्योरी थी नहीं, लेकिन वहाँ भी मैं एक चीज़ बताता था कि थ्योरी में सबसे ज़्यादा चैलेंज जो हमारे बच्चे फेस करते हैं वो इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट की वजह से है। इंशाअल्लाह उस पर भी काफ़ी ज़्यादा हम फोकस करेंगे जब हम मैनेजरियल एनालिसिस के पोर्शन पे आएंगे, लेकिन इन जनरल बाकी सब्जेक्ट भी आप थ्योरी के साथ साथ पढ़े होंगे, लॉ पढ़े होंगे, ऑडिट पढ़ोगे, उसके रेफरेंस से मैं आपको इस स्टेज पे ही गाइड कर दूं कि हमारे बच्चे, ये हमारा एक्शन वर्ब होता है। थ्योरी का सवाल, अक्सर जो थ्योरी के सवाल होते हैं वो यहाँ से शुरू हो रहे होते हैं, एक्सप्लेन, डिस्कस, एनालाइज, एडवाइज, लिस्ट, डिस्क्राइब, इस तरह के वर्ड से शुरू होते हैं। हमारे बच्चे इन वर्ड्स को का मतलब ही नहीं समझते। थ्योरी के पेपर में पुअर परफॉर्मेंस की एक मेजर वजह इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स होती है। आप लोगों को बेटा इस स्टेज पे बता रहा था कि हर सब्जेक्ट में आप एक चीज़ जहन में लेके चलो, हर थ्योरी के सब्जेक्ट में एक चीज़ जहन में रखनी है कि भाई सवाल शुरू यहां से हो रहा है। हम क्या करते हैं, जैसे एग्जामिनर का सवाल है डिफाइन ABC, एक्सप्लेन ABC, डिस्कस ABC, ठीक है जी। मैं सिर्फ इन 3 के रेफरेंस से बात करूं। हमारे स्टूडेंट मोस्टली ABC को पकड़ते हैं और ABC के बारे में जो कुछ याद है सब कुछ लिखने बैठ जाते हैं। दे डोंट रियलाइज डिफाइन ABC 2 नंबर थे, एक्सप्लेन ABC 4 नंबर हैं, और डिस्कस ABC 6 नंबर है। जब नंबर फर्क है तो इसका मतलब एग्जामिनर आपसे कंटेंट्स भी फर्क मांग रहा है। 2 नंबर के अगेंस्ट 2 नंबर के कंटेंट्स चाहिए, 4 नंबर के अगेंस्ट 4 नंबर के कंटेंट्स चाहिए, 6 नंबर के अगेंस्ट 6 नंबर के कंटेंट्स चाहिए। हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स इनके मीनिंग्स ना जानने की वजह से कंटेंट्स को नंबर से मैच नहीं कर पाते। दिस इज द मेजर रीजन फॉर द पुअर परफॉर्मेंस इन द थ्योरेटिकल एरिया। मेजर रीजन, रिक्वायरमेंट ही समझ नहीं आई, एग्जामिनर ने मांगा क्या है, क्या मांगा है ये नहीं समझ आया, किसके बारे में मांगा है ये पिक किया। ABC के बारे में पूछा है तो हम क्या करते हैं, ABC के बारे में जो कुछ आता है सब कुछ लिख के आ जाते हैं। बात का तो हमारी जरूरत से कम होता है, बात का जरूरत से ज्यादा होता है, दोनों सूरतों में हमारा नुकसान हो जाता है, हमारा स्कोर ऑप्टिमल नहीं आता, बेस्ट नहीं आता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट को समझना सीखें, हमें इन एक्शन वर्ब्स का मतलब पता हो और इन वर्ब्स के मुताबिक हम जवाब लिखना सीखें। तो इंशाअल्लाह जब हम आएंगे मैनेजरियल एनालिसिस के पोर्शन पे, वहाँ पे मैं मजीद बात करूँगा। सिर्फ आपको यहाँ पे बताने का मकसद, बाकी सब्जेक्ट पे तो थ्योरी आपकी साथ साथ चल रही होगी, उन सब्जेक्ट्स पे आप शुरू से ही इन पे फोकस करना शुरू करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। दूसरा इशू जो आता है, दूसरी रीज़न थ्योरी में जो पूरा परफॉर्मेंस की आती है, मैं फिर बता रहा हूँ कि स्टेज पे मैं जिक्र कर रहा हूँ इसलिए कि बाकी सब्जेक्ट में आप इसको अप्लाई करके कुछ ना कुछ ये स्किल बेहतर कर लो। जब हम मैनेजरियल एनालिसिस के पोर्शन पे आएंगे वहाँ पे दोबारा इस पे बात करेंगे। दूसरा स्किल आता है राइटिंग
एबिलिटी का। हमारे बच्चे थ्योरी के सवालों में रट्टा लगा के लिखने के तो एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जब आप ग्रुप बी में आते हो, जैसे मैं मैनेजरियल एनालिसिस की बात करूं, तो यहाँ पे रट्टे वाले सवाल तो सिर्फ 5 से 10 नंबर के आने हैं। बाकी जो 25-30 नंबर आने हैं वो तो समझ के, सोच के लिखने वाले आने हैं। तो हमारे बच्चों की जो सोच के लिखने की एबिलिटी होती है, राइटिंग एबिलिटी, वो कमज़ोर होती है। उस पर काम करने की ज़रूरत होती है, और उस पर काम करने का तरीका ये होता है कि आप जब कोई भी टॉपिक तैयार करो, उसके किसी भी अनसीन क्वेश्चन को जब देखो तो उस अनसीन क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करें। हम नॉर्मली पहली बात थ्योरी के पेपर में लिख के प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं, ना होने के बराबर होती है। दूसरी बात, अगर हम लिख के प्रैक्टिस करते भी हैं तो हम सवाल पढ़ते हैं, उसका जवाब पढ़ते हैं, फिर जवाब को लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। जवाब को थोड़ा सा मेमोराइज करके उसको लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। ये तो फिर रटा बेस्ड राइटिंग आ गई ना। तो हमें रटा बेस्ड राइटिंग नहीं, जिसको हम कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग की प्रैक्टिस करनी का, सोच के लिखने की प्रैक्टिस करनी। ये दूसरा मेजर एरिया ऑफ वीकनेस होता है स्टूडेंट्स का। तो 2 मेजर एरिया ऑफ वीकनेस मैंने बता दिए। एक, एक्शन वर्ब का मीनिंग नहीं पता, उसके मुताबिक जवाब कंस्ट्रक्ट नहीं करना आता। दूसरा, हमें क्रिएटिव राइटिंग, सोच के लिखने की आदत नहीं होती, हमें रटा बेस्ड लिखने की आदत होती है। इन दोनों पे आपको काम करना है अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट्स में अच्छा करना चाहते हो। मैंने कहा जैसे इंशाअल्लाह हम जब आएंगे मैनेजरियल पे, इस पे मजीद बात करेंगे। यहां पे आपको सिर्फ वार्न करने का मकसद, एक अलर्ट करने का मकसद कि भाई बाकी सब्जेक्ट तो साथ साथ चल रहे हैं, सीला ऑडिट तो साथ साथ चल रहा है, तो उसमें आप ये चीज़ें अप्लाई करते चलिएगा ताकि ये स्किल आपकी वहां पे एनहांस होती रहे। जी, मैनेजरियल एनालिसिस पे फिलहाल हमारी डिस्कशन इतनी ही। अब हम मैनेजरियल एनालिसिस पे बात कुछ अर्सा बाद करेंगे। अब हम फाइनेंशियल एनालिसिस पे मूव करने लगे हैं। तो स्टिल किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल है, कोई पूछना चाहते हैं? अभी तक जो बातें मैंने की, कोई बात समझ नहीं आई, किसी पे मजीद आपको हेल्प गाइडेंस चाहिए, पूछिए भाई। अच्छा जी, हम फिर बात शुरू करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर। अच्छा, बाय द वे, इन सब्जेक्ट का कनेक्शन मैंने पीछे से तो आपको बता दिया। मैनेजरियल एनालिसिस का कनेक्शन पीछे आपका I2B से है, फाइनेंशियल एनालिसिस का कनेक्शन पीछे आपका QM से कुछ ना कुछ जुड़ता है, और कुछ स्किल में भी आपने CAF 3 में सीखी हुई है, कुछ ना कुछ ABC वहां से भी जुड़ती है, बट मेनली QM से इसका कनेक्शन आ रहा है। ये कनेक्शन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, इसका अगला भी एक लैडर आना है। फिलहाल एग्जिस्टिंग स्कीम के मुताबिक जो फाइनेंशियल एनालिसिस का पोर्शन है, ये आपका BFD में जाके लिंक होता है। टोटली BFD में आपका जो BFD है वो टोटल फाइनेंशियल एनालिसिस है, मैनेजरियल नहीं है वहां पे, टोटल फाइनेंशियल एनालिसिस। यही टॉपिक वहां पे जाके एक्सपैंड होते हैं और मे बी 1-2 टॉपिक ऐड होते हैं। तो टोटल फाइनेंशियल एनालिसिस आपका BFD जाके बनता है। जो मैनेजरियल एनालिसिस है, पहले पुरानी स्कीम में, बल्कि एग्जिस्टिंग स्कीम में, हमारा एक सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये उससे कनेक्ट होता था। मतलब आपका CAF 6 के 2 हिस्से ऐसे बनते थे, एक BFD, एक SPM, और फिर आगे जाके फिर ये MSA, एक मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट हमारा MSA 2, उसमें कनेक्ट हो जाते थे, तो उसमें फिर दोनों मिल जाते थे जाके। यहाँ पे इकट्ठे हैं, इकट्ठे जरूर हैं, लेकिन अलहदा अलहदा एग्जामिन होते हैं। यहाँ पे दोनों कंबाइन होकर एग्जामिन नहीं हो रहे। फाइनेंशियल के क्वेश्चन लहदा आते हैं, मैनेजरियल के लहदा आते हैं, फिर इनको ले जाते हैं एडवांस पे। BFD में फाइनेंस टोटली डिटेल में टेस्ट हो रहा है, SPM में मैनेजरियल डिटेल में टेस्ट हो रहा है, फिर MSA 2 आता है। लेकिन MSA 2 में जब ये मिलते हैं तो सवाल भी मिल जाते हैं। एक ही सवाल में फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल दोनों टेस्ट होते हैं। बट फॉर यू दिस इज गोइंग टू बी हिस्ट्री, क्योंकि नई स्कीम आने वाली है इंशाअल्लाह, और नई स्कीम में ये ट्रेंड थोड़ा चेंज होने जा रहा है। वो क्या चेंज होगा वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि वो MSA 2 खत्म होने जा रहा है। ऊपर से नीचे क्या चेंज आता है उसको इंशाअल्लाह जब हमारे पास स्कीम आएगी तो फिर हम देखेंगे। अपेरेंटली फिलहाल जो ड्राफ्ट नज़र आ रहा है उसमें जो CAF 6 के 2 हिस्से होते नज़र आ रहे हैं, 2 हिस्से नहीं, एक BFD तो नज़र आ रहा है, फाइनेंस तो नज़र आ रहा है कि मैनेजरियल का हिस्सा गायब हो गया है। लगता है वो पेपर ICAP ने शायद ख़त्म कर दिया है। तो जो हम मैनेजरियल एनालिसिस का एडवांस पेपर SPM अभी है, फिलहाल जो स्कीम हमें ड्राफ्ट दी गई उसमें वो पेपर नहीं है। तो शायद मे बी मैनेजरियल एनालिसिस जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, या आपका इस थ्योरी से, मैनेजरियल थ्योरी से लास्ट इंटरेक्शन हो, इसके बाद एडवांस लेवल पे आप ये ना पढ़ें। लेकिन फाइनेंस फॉर श्योर आप BFD में जाके पढ़ेंगे, उसमें फ़िलहाल कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है। एज इट इज़ सिलेबस फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है हमें ऐसे ही चलेगा। अच्छा, ये जी 6 चैप्टर हमारे, जो मैंने आपसे कहा था हमारे पास फाइनेंशियल एनालिसिस के 6 चैप्टर हैं। इसमें
एक सेक्शन था हमारा बजटिंग का, याद है? दो चैप्टर पर दो सेगमेंट थे ना फाइनेंशियल के, एक था उसने फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा था बजटिंग। तो ये दो जो चैप्टर है ना, ये मिलके ये बजटिंग के एरिया में आ रहे हैं। ये दो जो चैप्टर हैं 1 और 6 ये बजटिंग में जा रहे हैं, और ये है आपका ग्रिड बी, ये ग्रिड बी है और ये ग्रिड सी था। 3 ग्रिड थे ना आपके, ग्रिड ए तो हो गया था मैनेजरियल का, ये ग्रिड बी है आपका और ये ग्रिड सी है आपका, ठीक है जी। तो मैंने ये चैप्टर यहाँ पे सीक्वेंस में रखे हुए हैं जिस सीक्वेंस में हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टर प्रपोजल पढ़ेंगे। आल्दो चैप्टर 1 और 6 एक ही ग्रिड में आ रहे हैं, लेकिन इनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है इनके नॉलेज में, बेस में, इसलिए इसको हम अलहदा पढ़ते हैं, इसको हम अलहदा पढ़ते हैं। हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये चैप्टर हमेशा से फाइनेंशियल एनालिसिस का हिस्सा रहा है। ये चैप्टर हिस्टोरिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हिस्सा होता था। सीएम में पढ़ गया हो ना आप? ये चैप्टर हिस्टोरिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हिस्सा होता था, लेकिन फिलहाल आईकैप ने थोड़ा सा पेपर्स को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि सीएमए ऑलरेडी बड़ा लोडेड था और एमएफए का लोड बड़ा कम था, तो समझिए आईकैप ने पेपर को बैलेंस करने के लिए इस टॉपिक को थोड़ा सा वहाँ से निकाल के इधर डाल दिया। बट ये लॉजिकली स्पीकिंग बाय इट्स नेचर ये फाइनेंस का टॉपिक नहीं है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक है। बहरहाल हमारे सिलेबस में है, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको मैं अलहदा ही पढ़ाता हूँ, एंड में पढ़ाता हूँ कि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक है, तो उसको हम एंड में पढ़ लेंगे। पहले हम सारे फाइनेंस के टॉपिक सारे सीक्वेंस में पढ़ लें, ठीक है? तो यहाँ से हम फाइनेंस के टॉपिक सारे इसी सीक्वेंस में पढ़ते आएंगे। आखिरी टॉपिक हम ये पढ़ रहे होंगे बजटिंग का। कहने को ग्रिड सी के 2 हिस्से होते नजर आ रहे हैं, बट ये 2 हिस्से बाय नेचर डिफरेंट है, बाय नेचर ही फर्क है। इस पे सवाल अलहदा आता है, इस पे सवाल अलहदा आता है। अच्छा, अब इसके एनालिसिस पे हम जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में नजर आ रहे हैं। इसमें एक ये जो टॉपिक है ना, ये प्राइमरली एमसीक्यूज के लिए ही मशहूर है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ एक दफ़ा मॉडल पेपर में दिया था आईकैप ने, और एक दफ़ा उसने शायद इस अटैम्प्ट में दिया है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं आया। देखिए यहाँ पे भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। सो पिछली यहाँ पे भी नहीं है। 1 2 3 4 5 अटैम्प्ट से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया हुआ, और इससे पहले सिर्फ एक दफ़ा यहाँ पे आया था और एक दफ़ा मॉडल पेपर में था। तो आप कह सकते हैं कि ये टॉपिक तो मेनली एमसीक्यूज़ के लिए ही आईकैप यूज़ कर रहा है। उसकी वजह भी बता दूँ कि ये बेसिक फाइनेंशियल एनालिसिस में ये टॉपिक अवेलेबल है, लेकिन पढ़ के आए ना कहीं पे, ये भी I2B में पढ़ा हुआ है। आपको पता है थ्योरी है टोटल, ये भी टोटल थ्योरी है, आल्दो फाइनेंशियल एनालिसिस में है, लेकिन ये टोटल थ्योरी का चैप्टर है। इस पोर्शन में आईकैप इस पे क्वेश्चन नॉर्मली नहीं देता आ रहा, सैंपल में दिया था हमें और एक दफ़ा यहाँ पे दिया। इसके अलावा एमसीक्यूज़ के लिहाज से इस पर फोकस है। हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जो अहम तरीन एरियाज़ हैं वो जनाब ये हैं। इसमें से हर दफ़ा सवाल आपको आना ही आना है लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू आए या ना आए, लॉन्ग क्वेश्चन आपको हर अटेम्प्ट में आना है। और सबसे हैवी ड्यूटी क्वेश्चन इसी पोर्शन से नज़र आ रहा है। 17 नंबर जो नज़र आए ना आपको, इसी में नज़र आ रहे हैं ये। फिर आप आए कॉस्ट ऑफ फाइनेंस पे, इसमें से भी सवाल हमें आ रहा है, लेकिन हैवी ड्यूटी नहीं है। 12 नंबर तक जा रहा है शायद ये सवाल। लॉन्ग क्वेश्चन आपको इसमें से भी हर अटेम्प्ट में ही नज़र आ रहा है। 14 नंबर तक गया जी। सो ये तो 2 चैप्टर हो गए जिनमें से मस्ट अपीयर क्वेश्चन, इसमें से भी सवाल मस्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, एक सवाल इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट है। टोटल हमारे लॉन्ग क्वेश्चन 4 आते हैं। 2 क्वेश्चन तो आपको पता लग गया भाई हिस्टोरिकली कि भाई इनमें से तो आना ही आना है। बाकी कहानी गई आपकी जी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे। अच्छा, इस पे भी एग्जामिनर की तवज्जो, अच्छा नहीं, पहले हम इसको देख लेते हैं जी। ये चैप्टर भी मुझे लगता है ऐसे ही नेचर का है। तीसरा सवाल यहाँ से आता है हमारा, देखिए इधर भी है, इधर भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और कोई अटैम्प्ट ऐसी नहीं जिसमें सवाल नहीं है। लीजिए जी, 4 में से 3 सवाल तो आपको यहीं पे पता लगे किन चैप्टर्स में से आने। अब रह गया बाकी एक सवाल। अच्छा, इसका भी मैंने बता दिया कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। अब रह गया एक सवाल। अच्छा, हिस्टोरिकली इन 2 चैप्टर में से एक सवाल एग्जामिनर देता था, बड़ा खूबसूरत सा उसने अंदाज बनाया हुआ था कि जैसे यहाँ पे उसने इधर सवाल दिया, यहाँ पे आ दे दिया इस एरिया से, इधर यहाँ पे दे दिया, इधर फिर इसने यहाँ दे दिया, अल्टरनेटिव टाइम पे देता आ रहा था। 3 क्वेश्चन फिक्स थे और इन 2 में से एक इधर, एक इधर, एक इधर चलता जा रहा था ऐसे। लेकिन फिर एकदम हवा बदल गई
एग्जामिनर ने फिर आप देख सकते हैं कि कैसी हवा बदली कि उसने इसका पत्ता बिल्कुल ही काट दिया। पिछली 4 अटेम्प्ट से इस चैप्टर का पत्ता भी उसने काट दिया, लेकिन देयर इज नो गारंटी कि आपको सवाल इस पे ना आए। हम सारे चैप्टर्स को तैयार करेंगे कि भाई लॉन्ग क्वेश्चन आए तो भी हम उसको हैंडल कर सकें इंशाअल्लाह। हम सारे चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, इवन सोर्स ऑफ फाइनेंस के भी लॉन्ग क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ छोटे छोटे सवाल वहां पे भी 2, 4, 6 नंबर के हम डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन वर्किंग कैपिटल में पिछली 4 अटेम्प्ट से सवाल नहीं आया, लेकिन हम जरूर डिस्कस करेंगे, इसकी भी कहानी साथ डिस्कस करेंगे। अब अगर सेफली अगर देखें तो आप देख सकते हो कि शायद इसको भी एग्जामिनर ने फिक्स कैटेगरी में डाल दिया है पिछली 4 अटेम्प्ट के लिहाज से। ये भी फिक्स कैटेगरी में डाल चुका है, लेकिन मैं स्टिल कहूंगा भाई इस और इसमें एग्जामिनर ऑल्टरनेट शायद कर दे, कोई का टॉपिक मिस कर सकता है। ये कंपलसरी रहेगा, ये कंपलसरी रहेगा, ये कंपलसरी रहेगा, इनमें एग्जामिनर शायद को ऊंच नीच कर दे। तो हम यहां से देख सकते हैं कि हमारे लिए प्रिडिक्ट करना भी आसान है। मार्क्स का वेटेज भी हमें तकरीबन सबका रीजनेबली नजर आ रहा है। सबसे हैवी क्वेश्चन, सेकंड नंबर पे वेट वाइज क्वेश्चन, थर्ड नंबर पे वेट वाइज क्वेश्चन और फोर्थ नंबर का वेट वाइज क्वेश्चन। वर्किंग कैपिटल का अगर सवाल आया तो आया भी सबसे छोटा ही है, 8-10 नंबर का आया है। यहाँ पे हम 14 नंबर तक जा रहे हैं, इधर हम 15-16 नंबर तक जा रहे हैं, और यहाँ पे हम 17 नंबर तक जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस की कहानी हमारे सामने है। अच्छा, एक टॉपिक यहाँ पे मैंने इनिशियली जब सिलेबस आया था तो ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा था। ये टॉपिक ICAP ने कुछ 2-3 साल पहले ख़त्म कर दिया। तो पास पेपर में कहीं आपकी नज़र से इसके MCQs शायद गुजरे, उनको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ है। और मैं एक बताना भूल गया, हमारी अभी 1 साल पहले ना मैनेजरियल एनालिसिस में भी थोड़ी रिवीजन आई थी, जिसके वजह से इस चैप्टर में से और इस चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स एक्सक्लूड किए गए हैं। तो बाज़ का पास पेपर देखते हुए आपकी नज़र से कोई ऐसा टॉपिक गुजरेगा जो हमने क्लास में कवर नहीं किया होगा तो वरी नहीं करना। हम जो टॉपिक यहाँ से एक्सक्लूड हुए हैं उनको सारी बात हम क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तकरीबन साल डेढ़ पहले ICAP ने इन 2 चैप्टर में से कुछ सिलेक्टेड पोर्शन एक्सक्लूड किया था, जिस पे पास पेपर में क्वेश्चंस हैं। जैसे इस चैप्टर में से जो एक्सक्लूजन हुई है ना, उसमें मुझे लगता है 2 या 3 दफ़ा सवाल उस टॉपिक पे आया। जैसे मैं इसका बता देता हूँ, इसमें से जो एक्सक्लूड हुआ हुआ है वो ICAP's कोड ऑफ एथिक्स। ये जो इसमें से ICAP कोड ऑफ एथिक्स के नाम से एक टॉपिक होता था, वो पहले सिलेबस में था, अब निकाल दिया। अब निकाला क्यों? कि अब आपको वो पढ़ाया जाएगा ऑडिटिंग में। अब आपको वो पढ़ाया जाएगा ऑडिटिंग में, पहले यहाँ पे डाला हुआ था तो इधर से निकाला उन्होंने। जब यहाँ पे था तो इधर उस पर पास पेपर में 2-3 दफ़ा सवाल आए हुए हैं, 2-3 दफ़ा सवाल आए हुए हैं। तो हो सकता है आपकी नज़र से गुजरे ICAP कोड ऑफ एथिक्स पे सवाल मैनेजरियल एनालिसिस के पास पेपर देखते हुए, तो वरी नहीं करना, वो अब हमारे सिलेबस में यहाँ पे नहीं है। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस एरिया में, तो इसमें यहाँ पे कोई ISO से रिलेटेड कोई टॉपिक था, वो 3000 या 30,000, मुझे जेन में नंबर नहीं उसका, कि स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड्स का, रिस्क मैनेजमेंट का, वो यहाँ पे था। उस पर भी एक आध सवाल हमें पास में आया हुआ, वो भी निकल गया हुआ है। तो अगेन उस पर भी हमने वरी नहीं करनी। किताब भी देखोगे तो किताब में भी शायद ये लिखा नजर आ जाए, सिलेबस से निकल चुका है। इन 2 टॉपिक्स की आपने टेंशन नहीं लेनी अगर आपके सामने आए भी तो। अच्छा जी, ये हमारी मैनेजरियल एनालिसिस की और फाइनेंशियल एनालिसिस की कहानी हमारे सामने आ गई। तो ये जनाब हमारे 6 चैप्टर्स, और इस सीक्वेंस में हमने इनको पढ़ने जाना है इंशाअल्लाह। जब ये चैप्टर हमारे पूरे हो जाएंगे विद पास पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर हम मैनेजरियल एनालिसिस पे मूव करेंगे। हमने शुरू करनी है अपनी डिस्कशन पहले चैप्टर से, इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल, उससे। लेकिन उससे पहले अभी हमें कुछ और बातें भी करनी है। कोई सवाल यहाँ तक जी किसी बच्चे के जहन में, कोई क्वेरी अप्रोच के बारे में, कोई सब्जेक्ट के बारे में, कोई अनसर्टेनिटी हो? क्योंकि अभी सिर्फ हम वो देख रहे हैं जिस रास्ते पे हमें चलना है, उस रास्ते की कहानी समझ रहे हैं, उस रास्ते के उतार चढ़ाव को देख रहे हैं। सफ़र अभी हमने शुरू करना है इंशाअल्लाह। सफ़र हमारा शुरू होगा इंशाअल्लाह कल से। आज हम सिर्फ रास्ते को समझ रहे हैं, उतार चढ़ाव देख रहे हैं। कितना सब्जा, कितनी हरियाली, कितने रेगिस्तान, कितने समुंदर आने हैं रास्ते में, अभी हम उन चीज़ों की बातें कर रहे हैं जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अप्रोच। अब हम फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें तो फाइनेंशियल एनालिसिस की लर्निंग और एग्जाम अप्रोच एंटायरली सेम है जो हमने CMA में सीखी थी।
जिस अप्रोच से हमने सीएमए को पढ़ा था, जिस अप्रोच से हमने सीएमए को तैयार किया था, जिस अप्रोच से हमने सीएमए की प्रैक्टिस की थी, वही सारी बातें यहां पर रिपीट हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग है, बेसिक इलस्ट्रेशन से उनकी बार बार रिवीजन है, और फिर अनसीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। रिवीजन मैं आपको बता चुका हूं किताब से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बातें, कुछ बच्चों को लगेंगी लेकिन ये जरूरी है। रिवीजन किताब से, नोट से बार बार कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। प्रैक्टिस अनसीन क्वेश्चंस को करना है, अनसीन क्वेश्चंस को दिमाग की मदद से, नॉलेज की मदद से हल करना, दैट इज प्रैक्टिसिंग अनसीन क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन देकर उसको छापना, दिस इज नॉट प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिसिंग अनसीन क्वेश्चन, सवाल को पढ़ो, चैप्टर के नॉलेज को उस पर अप्लाई करते हुए सवाल को हल करो। इसमें मैं एक बार फिर की आपको रिफ्रेशर दूंगा अभी 2-4 जुमलों में। मार्किंग स्कीम और एग्जामिनर कमेंट्स को साथ साथ पढ़ते रहने हैं, जहां तक अवेलेबल हैं आपकी नोट्स में, किताब में सारी चीज़ें शामिल हैं। इनको देखते रहिएगा ताकि आपको पता लगता रहे बच्चों को क्या क्या चैलेंजेस आते रहे हैं। एग्जामिनर कमेंट्स में पता लगता है बच्चों को क्या क्या चैलेंजेस आते रहे हैं, और मार्किंग स्कीम हमें बताती है कि मार्क्स स्कोर करना कितने आसान है। एक सवाल में 10 नंबर जो हैं उसके कितने टुकड़े हुए हैं, हम वहां से समझ लेते हैं। जैसे ये आपके लिए मार्किंग स्कीम का एक जरा झलक देखो जरा। ये एक रिक्वायरमेंट है, यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। आता ना नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, पढ़ा उसने कहा यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड रिकमेंड वेदर कंपनी शुड सेट अप कियोस्क 15 नंबर। बेसिकली उसने मांगा डिसीजन, क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। आपने क्यूएम में पढ़ा था पॉजिटिव एनपीवी हो तो इन्वेस्ट कर दो, नेगेटिव एनपीवी हो तो इन्वेस्ट नहीं करो, पढ़ा हो ना ये। तो बेसिकली हमने एनपीवी कैलकुलेट करनी है, पॉजिटिव पे कहना यस, नेगेटिव आए तो कहना नो। 15 नंबर, लेकिन 15 नंबर यस या नो के नहीं है, यस नो के नंबर सिर्फ 0.5। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मार्किंग स्कीम। हर स्टेप के नंबर लेता है, 0.5, 1.5 डिफरेंट वैल्यूज हैं, सवाल में डालते जाओगे नंबर मिलते जाएंगे। जो सही है नंबर मिलेंगे, जो सही वैल्यू डाली नंबर मिले, जो गलत डाली नंबर उसके कटे। और मैं आपको फिर एक बार बता दूं, हो सकता है आपने 4 वैल्यू यहां पे गलत डाल दी, 4 वैल्यू के 6 नंबर कट गए, लेकिन 4 वैल्यू गलत डालने की वजह से आपकी रिकमेंडेशन आ गई यस, आपको इस यस के नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी 4 वैल्यू गलत डालने से आपकी एनपीवी पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव एनपीवी पे आपने यस कह दिया तो नंबर मिल जाएंगे। तो करेक्ट आंसर शायद नेगेटिव एनपीवी आना था और नेगेटिव एनपीवी पे नो होना था, लेकिन भाई यहां पे इस स्टेज पे एग्जामिनर सिर्फ ये देखना चाह रहा है क्या आपको डिसीजन रूल पता है, पॉजिटिव पे यस, नेगेटिव पे नो करने का ये रूल पता है। तो आपने अगर पॉजिटिव पे यस का नंबर मिलेगा, नेगेटिव आई नो का नंबर मिलेगा। सही गलत यहां पे नहीं होता, ठीक है। हमारे बच्चों की अप्रोच क्या आता है, मेरा सवाल सही हो गया, मेरा सवाल गलत हो गया। सवाल सही या गलत नहीं होता, सवाल में स्टेप्स हैं, स्टेप सही या गलत होते हैं। तो स्टेप वाइज मार्किंग को देखना इसलिए जरूरी है, मार्किंग स्कीम को देखना इसलिए जरूरी है ताकि आपका कॉन्फिडेंस इस पे बहाल हो। जब इस मार्किंग स्कीम को आप ध्यान में रखते हो तो कोई भी न्यूमेरिकल पेपर हो पास करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हर सवाल में इतने ज्यादा स्टेप्स होते हैं। जैसे 15 नंबर के सवाल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टेप्स। 13 में से 2 3 4 गलत भी हो जाएंगे तो 3 4 5 6 नंबर कट जाएंगे। 13 में से हम आसानी से 7 8 9 नंबर ले पाते हैं, और 7 8 9 नंबर 13 में से आ जाना, इट इज वेल अबव द पासिंग मार्क्स। और हमें ख्याल रखना होता है कि हम एग्जाम में प्राइमरी टारगेट हमारा 50+ मार्क्स लेना, पास होना होता है। पास होना कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप मार्किंग स्कीम को समझ पाओ, उसके मुताबिक सवाल को हल करने की आदत अपना लो। और ये थोड़ी साथ ही एग्जामिनर कमेंट्स की कहानी भी आप देख सकते हो। एग्जामिनर कमेंट्स आपको क्या क्या बताते हैं, एक आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट बताते हैं, कितने % बच्चे पास हुए हैं। दूसरा आपको क्वेश्चन वाइज परफॉर्मेंस बताते हैं। यहां से आप देख सकते हो यार ये इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है बच्चों को पास में, ये किस टॉपिक पे सवाल है, इस क्वेश्चन पे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, ये किस टॉपिक का सवाल है। आपको अंदाजा हो जाएगा बच्चे किस टॉपिक में फंसते हैं। मजीद हेल्प चाहिए तो क्वेश्चन के कमेंट्स में चले जाओ, इस क्वेश्चन के कमेंट में जाओगे तो लिखा होगा भाई इस क्वेश्चन में क्या क्या मसले आए, सारी कहानी पता लग जाएगी। सो मार्किंग स्कीम देख के अगेन आप अपने जो एग्जामिनर है उसको बेहतर अंदाज में समझ पाते हो, वो कैसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपके टेस्ट कर रहा है, बच्चे कहां कहां फंस रहे हैं, किस किस टॉपिक में फंस रहे हैं, क्यों फंस रहे हैं।
आप उन टॉपिक्स को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते हो, उन टॉपिक पे जिन पे आपको फोकस ज्यादा करना है आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, जिन पे बच्चे जिनको जनरली आसान समझ रहे हैं आपको पता लग रहा है कि जनरली परफॉर्मेंस अगर अच्छी है तो आपकी भी इंशाअल्लाह अच्छी होगी, अच्छी है तो आपकी भी अच्छी होगी, अगर जनरली पुअर है तो आपकी परफॉर्मेंस भी पुअर होने का चांसेस हैं। ज्यादा मेहनत कर लो इन एरियाज पे। तो ये इस लिहाज से मार्किंग स्कीम हमें देखते, एग्जामिनर कमेंट्स को भी देखते रहना है, हमें पता लगेगा कौन कौन से एरियाज चैलेंजिंग हैं और उनमें क्या क्या चैलेंजेस हैं जो बच्चे फेस करते हैं। और ये जनाब प्रैक्टिसिंग अनसीन क्वेश्चन, मैं फिर आपको रिमाइंड करवा दूं कि हमने सॉल्यूशन को देख के कभी भी सवाल नहीं करना, हमने हमेशा टॉपिक को किताब से पढ़ के इलस्ट्रेशन से सीखना है और फिर उन टॉपिक्स की मदद से, टॉपिक्स के नॉलेज के ऊपर हमने सवाल हल करना है। और सवाल हल करने में रीडिंग इज वेरी क्रिटिकल। 2 से 3 दफा सवाल पढ़िए। एग्जामिनर की मार्किंग स्कीम पे नजर अगर आपकी रहेगी तो आपको पता लगेगा मुझे कितने स्टेप्स आते हैं, कितने नहीं आते। नॉलेज की बेसिस पे आप एग्जामिनर क्वेश्चन का सोल्यूशन का प्लान बनाओगे। उस सोल्यूशन में मल्टीपल स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स आपको आते हैं वो आप हल करेंगे, जो नहीं आते उनको आप फिगर अज्यूम कर लोगे और सवाल को कंप्लीट कर दोगे। फॉर एग्जांपल अभी हम एनपीवी का सवाल देख रहे थे, 13 स्टेप थे, 13 में से 4 आपको समझ ही नहीं आए। उन 4 की फिगर 100 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया अज्यूम कर लो, लिख दो अज्यूम किया जी मैंने, मुझे नहीं समझे, लेकिन सवाल पूरा कर दो। यही चीज आपको प्रैक्टिस करनी। जब मैं कह रहा हूं अनसीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, इट मींस कंप्लीट क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करो। जरूरी नहीं परफेक्ट हो, बल्कि मैं तो कहता हूं जो सवाल आता है उसको करना आसान होता है। जो सवाल आपको आ गया ना, वो तो उसमें तो स्कोर 10/10 लेना आसान है, लेकिन जो सवाल नहीं आता उसमें से 10 में से 7 लेना बड़ा मुश्किल होता है। और एग्जाम में बच्चा पास वही होता है जिसको 10 में से 7, 10 में से 6 नंबर लेने आते हैं। 10 में से 10 तो हर बच्चा ले लेता है, लेकिन 10 में से 10 कितने सवालों में लोगे? वो एक सवाल आता होगा, 2 सवाल आते होंगे। ज्यादातर सवालों में आपको 10 में से 4, 5, 6, 7 लेने हैं। और जब तक ये स्किल नहीं सीखते, हमारे बच्चे या 10 में से 10 लेते हैं या 10 में से 0 ले लेते हैं कि भाई सवाल आता है या नहीं आता। इस अप्रोच से निकलना है। हमें सवाल में वर्किंग्स को समझना है। सवाल में 10 स्टेप हैं और हमें यह सीखना है कि जो स्टेप आते हैं वो हम करना सीखें, जो स्टेप नहीं आते सिर्फ वही हमसे अजम्पशन लेके हम उनको बाईपास करें। सो ये प्रैक्टिसिंग अनसीन क्वेश्चन है। इस पर मजीद मैं हेल्प आउट आपको करता रहूंगा, गाइड करता जाऊंगा। ये स्किल सबसे चैलेंजिंग, सबसे अहम स्किल है न्यूमेरिकल पेपर्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये आज के लिए इतनी ही बात। कल हम इंशाअल्लाह मिलेंगे तो थोड़ी सी बात एग्जाम स्ट्रेटजी के रेफरेंस से करूंगा। 5-10 मिनट की डिस्कशन करेंगे और फिर इंशाअल्लाह हम पहले चैप्टर पे अपनी डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे, इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।